खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। कोयला और बिजली, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर समय समय पर चर्चा होती है। सरकारें समय समय पर अपनी ओर से इंतजाम में भी लगी रहती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी कार्यशैली के मुताबिक इस बार फिर संकट से पहले ही संजीदा हो गए हैं। यही कारण है कि आज वे छत्तीसगढ़ पहुंचे और वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ अहम बैठक की, क्योंकि राजस्थान कोयले के लिए छत्तीसगढ़ पर आश्रित है। और ऐसे में मीटिंग के बाद गहलोत ने बघेल के साथ संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर हमारा पावर प्लांट बंद हो जाएगा तो हम बड़े संकट में फंस जाएंगे। ऐसे में राजस्थान की पूरी जनता की तरफ से छत्तीसगढ़ राज्य से विनती करने आए हैं। वहीं बघेल ने भी नियमों के मुताबिक कोयला आपूर्ति का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि क्या कोयला संकट से पहले कोयले की आपूर्ति हो पाएगी। आज बात इसी खास मुद्दे पर। राजस्थान प्रदेश वासियों की तरफ हम आए यहाँ पर, क्योंकि पूरा प्रदेश संकट में है और बहुत चिंतित भी क्या होगा आने वाले वक्त में। ऐसे मामले में मुख्यमंत्री आए, पहली बार ऐसा हुआ है। पहले भी हमने कई बार रिक्वेस्ट आपसे करी थी, आपकी मजबूरी हो सकती है इसलिए आपने उसको स्वीकार नहीं किया। राजस्थान सरकार द्वारा आज कोयले के आपूर्ति को लेकर चिंता व्यक्त की गई। अगर छत्तीसगढ़ हमें मदद नहीं करता है तो हमारे ब्लॉकआउट हो जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा वहाँ पे राजस्थान के अंदर। फैसला जितने जल्दी उतनी अच्छी बात। इस पूरे प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई होगी। और जो इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी हैं, पंकज जोशी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और साथ ही रिटायर्ड आईएएस विषय विशेषज्ञ पीएन भंडारी जी भी चर्चा में शामिल हुए। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। राजनीतिक तौर पर मुद्दा नहीं, लेकिन क्योंकि ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो हम भी चाहेंगे कि इस पर सार्थक चर्चा हो सके, और इसलिए पीएन भंडारी जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। सर, बेहतर तरीके से आप समझा सकेंगे अभी मौजूदा स्थिति राजस्थान की क्या है, ये स्थिति क्यों बनी, क्या रास्ते हो सकते हैं, क्योंकि मदद छत्तीसगढ़ से मिल सकती है और नहीं तो ब्लैकआउट हो जाएगा राजस्थान में, ये मुख्यमंत्री ने भी कहा आज। देखिए जी, अभी भी जैसा कहा गया है कि नियमानुसार हम करेंगे। ये आवाज इको हो रही है। सर आवाज आ रही है सर आप तक? नियमानुसार वाला जो आवाज ठीक, हाँ आपकी तो आ रही है, लेकिन मेरा पहले इको हो रहा था। जी सर, जी अपनी बात पूरी कीजिए। भी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नियमानुसार हम करेंगे, तो हमारे देश की सारी ये आवाज इको ठीक है सर, वापस आपका रुख करते हैं। कुछ टेक्निकल फॉल्ट यहाँ पर हो रहा है। पंकज जोशी जी, मुख्यमंत्री भी पहुंचे और उससे पहले भी कोयले का संकट हुआ था और ये बड़ा संकट है, बड़ी समस्या है। अगर आपूर्ति पूरी तरह से नहीं होती है, कैसे हो सकता है ये, क्या रास्ते इसके निकाले जाने चाहिए? देखिए श्वेता, मैंने हम लोगों ने पहले भी कहा और अभी भी कहा, लगातार जब ये 2008 से लेकर के जो 13 तक की सरकार थी उसके अंदर भी जो है बिजली के अंदर मिसमैनेजमेंट हुआ और बड़ी जो है एक मैं कह सकता हूं लूट हुई, और उसी कारण से लगातार जो है इस स्थिति के अंदर बिजली कंपनियां जो है इस स्थिति तक पहुंची। अब आपने कहा कि ये हालतें क्यों हुई और कैसे होना चाहिए। देखिए, जब 2008 से लेकर के और 13 तक की जब सरकार थी तो केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी और जयंती नटराजन जो है पर्यावरण मंत्री थी, और आप देखिए कि उसकी परमिशन लेने में जो है सरकार को 5 साल लग गए, तब जाकर के परमिशन जो है उसमें भी मिली, या जितनी मिली जैसी मिली वो आपने देखी सबने। लेकिन अब की बार जब अलॉटमेंट हुए और उसके बाद आप देखिए कि केवल और केवल जब अभी कोरोना चल रहा था, उसके बाद जब बिजली संकट आया तो केवल जो है 7 डेज के अंदर आपको पर्यावरण स्वीकृति देकर के केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी। लेकिन आप जो स्टेट के अंदर जो समन्वय होना चाहिए था, दोनों जगह एक सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं जिसमें खास करके अशोक गहलोत जी जो कि कांग्रेस के बड़े लीडरों में माने जाते हैं, और भूपेंद्र बघेल साहब से यदि वो फोन पे भी कहते या केंद्र के आला कमान इसमें इंटरफेरेंस करते तो कहीं ना कहीं जो है राजस्थान को इस चीज से फायदा हो सकता था। लेकिन वही स्थितियां बनी जो पहले, चाहे यमुना नदी वाली जल संकट वाले मामले हो, चाहे अदर जल संकट वाले हो, चाहे वो इंदिरा गांधी के पानी बंटवारे के मामले हो, लगातार इसलिए वक्त रहते बातचीत नहीं हो सकी। देखिए, आपने गंभीरता से भी नहीं लिया। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, आज एक बड़ा सहयोग देखिए आप कि मुख्यमंत्री खुद जो है यहां से रायपुर जाते हैं और आज ही के दिन
4,900 करोड़ रुपए का जो है आरईसी से पेमेंट जो है अडानी जी के खाते में जाता है और 1,000 समथिंग का पेमेंट आज के दिन जो है डिस्कॉमों की कंपनी से उनके खाते में जाता है। यानी कि जनता के खातों से आज के दिन, आपके चैनल से कह रहा हूं, बहुत सुंदर तरीके से कह रहा हूं कि 5,500 करोड़ रुपए का भुगतान जो है 1 मिनटों के अंदर जो है खातों में हो जाता है। क्या मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे? और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो वहां के पत्रकार ने पूछा था, पूरी दिखाएंगे तो पता चल जाएगा, वहां से पूछा गया था कि जिस खान के अंदर से 15 साल तक का कोयला था 8 साल में कैसे खत्म हो गया, कौन खा गया? ठीक है। क्या जवाब दिया उन्होंने उसका? और क्या जनता पूछना चाहती है, जवाब देंगे आप उसका? उसके बाद लगातार आप देखिए कि छबड़ा का प्लांट जो है पिछले 3 महीने से बंद है, सूरतगढ़ का प्लांट आपका पिछली बार बंद है, पिछली बार जो है आपने दी 13,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी आपकी पुरानी बाकी है, और लगभग जो है इस साल की जो है 2,500 करोड़ की जो लैब सब्सिडी है वो बाकी है, 16,500 करोड़ की स्टेट गवर्नमेंट जो है सब्सिडी बाकी है। बहुत सारे सवाल हैं, कौन कैश बहुत सारे सवाल। रामनारायण जी, आपने सुना पंकज जोशी जी ने क्या कहा? सवाल यही कि क्या लापरवाही हो गई, क्या गंभीरता से वक्त रहते नहीं लिया गया? हालांकि अब फिर संकट आने वाला है, उससे पहले मुख्यमंत्री रायपुर पहुंचे, बातचीत हुई है, आश्वासन भी वहां से मिला है, लेकिन स्थितियां हुई कैसे? और अब प्रदेश की जनता भी कहीं ना कहीं डर रही है कि कहीं ब्लैकआउट की स्थिति तो नहीं आ जाएगी। रामनारायण जी। श्वेता जी, अभी हमें इनको ये भाषा बोलने, पॉलिटिकली भाषा बोलने के बजाय बोलना चाहिए। मैं खुद मुख्यमंत्री रायपुर गए हैं, बात की है, उस संकट से निपटने के लिए गए हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा संकट क्या है ये यहाँ तो बोल रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ऐसे संकटों पे हमेशा से इंटरवेंट करके आ रही है। कहाँ से क्या चीज मिलेगी? अब अडानी जी किसके दोस्त हैं क्या, मैं उस पर तो नहीं जाना चाहता, लेकिन अडानी जी के खाते उन दोस्तों को भुगतान किसने किया? रामनारायण जी, आज रामनारायण जी भुगतान किसने किया दोस्तों को? अरे देना पड़ेगा, वो तो आप क्या बात करते हो? क्यों देना पड़ा बताइए ना इनको, क्यों देना पड़ा? और मुझे बताइए, अडानी जी की तरफ से कौन था, वकील कौन था जो सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए अभिषेक मनु सिंघवी को बाहर निकालेंगे क्या पार्टी से? कौन वकील था जो खड़ा हुआ था वहां उनके फेवर में? आप इतनी जनता के सामने आप इतनी चीजें जो है आप कह रहे हैं कि जो है उठा करके उसको भी केंद्र सरकार में थोपना चाहते हैं, झूठ बोल करके। आप गुस्से में बात रहोगे तो कोई जवाब दे पाएगा? जनता का पैसा जाता है और जब आप देते हैं तो गुस्सा आता है। ठीक है, ठीक है सर, गुस्सा भी लाजमी है, लेकिन अभी पहले उन्हें सुन लेते। रामनारायण जी, हाँ आपने बताइए अभिषेक मनु सिंघवी कौन है? ये आप जानते हो, पार्टी से मुद्दे पे रहते हैं रामनारायण जी। ऐसे तो बहुत सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, और अगर उस पे जाएंगे तो हम चर्चा नहीं कर पाएंगे जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। ये पंकज जी जिस तरह से भाषा बोल रहे हैं उसका क्या कहते हैं? वो शांत हो गया, वो सुन रहे हैं आप। इनको शांत रहना चाहिए। देखिए, इनको धन्यवाद देना चाहिए पहले तो मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने संकट से को हल करने के लिए, संकट से उभरने के लिए, और हमारे यहाँ ब्लैकआउट नहीं हो जाए, जो स्थितियां बनी उसे ठीक करने के लिए। बात है, संजीदा हुए संकट आने से पहले। लेकिन देखिए, आप दोनों की बात सुनिए, हमारे साथ पीएन भंडारी जी भी हैं। सर, आपने भी सुना, देखिए राजनीतिक तौर पर तो जवाब और बयान भी आएंगे, लेकिन मौजूदा स्थिति राजस्थान की क्या है? कितने सालों से ये संकट ज्यादा बढ़ा? कहाँ लापरवाही आपको नजर आती है? कैसे ये पूरा होगा? संकट कैसे दूर होगा? अभी भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी भी जो छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है जी, वो यही कहा है कि नियमानुसार हम करेंगे जी। मेरा ये मानना है कि ये सारे देश में जो लाल फीताशाही है वो सारी नियमानुसार ही होती है। हर चीज़ में जो विलम्ब हम करते हैं तो उसमें कोई न कोई नियम की आड़ में हम निरंतर विलम्ब होता रहता है। तो ये इसमें इन चीज़ों में व्यावहारिक रुख अपनाने की आवश्यकता है। ये एक हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात है कि विश्व के अधिकांश जो डिपॉजिट्स हैं, कोल्ड डिपॉजिट्स, वो भारत में हैं। उसके बावजूद भी हमें इसके लिए तरसना पड़ रहा है, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, हज़ारों करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज का हमारे पर बर्डन पड़ रहा है। तो ये जो कुल मिलाकर के पर्यावरण की स्वीकृति का जहाँ तक प्रश्न है, जब भारत सरकार की मंत्रालय ने सारी चीज़ों को देख कर के और इसकी अनुमति दे दी है, उसके बाद में दोबारा पर्यावरण की अनुमति राज्य सरकार के लिए अलग से करना और उसमें अलग मापदंड करना, इसका कोई औचित्य नहीं है। ये एक अनावश्यक लाल फीताशाही का एक ज्वलंत उदाहरण है और इसमें परेशानियाँ होती है। दूसरा, मेरा ये मानना है कि
ये जो हमारा जो अंडरग्राउंड कोयला है वो हजारों करोड़ का कोयला है, तो ये इसको हम छोड़ तो नहीं सकते। तो जहाँ भी वन क्षेत्र में आता है तो न्यूनतम उसको नुकसान पहुँचाए पड़े भी तो उसके लिए अधिक दूसरा एरिया अलॉट किया जा सकता है, वनों के लिए अधिक 4 गुना अधिक वन क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो हमारी संपत्ति है अंडरग्राउंड, उसका दोहन तत्काल करना चाहिए, उसमें विलंब नहीं होना चाहिए। अनावश्यक ये नियमों की आड़ में क्या नियम क्या होता है, जब भारत का संविधान है वो 120 बार अगर उसका अमेंडमेंट हो चुका है तो ऐसा क्या नियम है कि उसमें हम नहीं कर सकते। तो ये विल पावर की भी कमी लग रही है मुझे, और एक जो लंबा सोच होना चाहिए, दूरदृष्टि होनी चाहिए, इन चीज़ों में व्यावहारिक पक्ष होना चाहिए वो नहीं ले रहे हैं हम। पीएन भंडारी जी, अगर विजनरी होता तो आपको लगता है कि और बहुत पहले ही दूरगामी सोच के साथ इंतजाम किए जाते, व्यवस्थाएं वैसे होती, आज जैसी स्थिति नहीं बनती? देखिए, ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ये मैं इस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। वास्तविक बात यह है कि इन चीज़ों के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने सोनिया जी को भी पत्र लिखा है, उसके पहले भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी समय समय पर ताकीद करते रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, हमारे सारे जो तंत्र है उसमें विलंब का और हर चीज़ में नियमानुसार, और वो नियमानुसार के चक्कर में अनावश्यक विलंब होता है, व्यावहारिक दृष्टिकोण नहीं लेते। ये आवश्यकता है। जब भारत सरकार ने, पर्यावरण मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है तो ये पर्याप्त होना चाहिए। उसके बाद में फिर, और कई बार फिर वो पॉलिटिकल रीजंस भी होते होंगे, लोकल लेवल पे लोगों को नाराज़ नहीं हो जाए, कर जाए कुछ इस तरह से। तो वो एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जो हमारे हजारों करोड़ का जो कोयला है उसको हम कैसे ऐसे ही छोड़ दें। पंकज जी, देखिए, भंडारी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। दो बड़ी चीज़ें थी, क्योंकि उनका बहुत बड़ा जो है एक एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेटिव में, लेकिन वो शायद अभी भी कुछ बात कह नहीं पाए, क्योंकि जो बातें बिल्कुल साफ साफ सी थी कि भाई आज तक जो चीज़ें थी कि आप मुझे बताइए कितने, अभी आपने देखा रिसर्जेंट राजस्थान की जब बात की गई और जब इन्वेस्टमेंट की बात की गई तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है बेसिकली सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में आए। आज क्या ऐसी परेशानियां है कि आपके सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का जो गेस्टेशन पीरियड है, जो मॉनिटरिंग पीरियड है, वो कितना बड़ा पीरियड है जो आप लोगों को, जनता को नहीं बताना चाहते? आज क्यों नहीं उसकी बिजली जो है उनको मिलनी चाहिए? दूसरा, जो आपके पिछली बार भी मैंने कहा था कि आपने देखा होगा कि पिछली बार भी जो सूरतगढ़ प्लांट था उसके अंदर किस तरीके से देरी हुई, किस तरीके से लेट हुआ, और बेहिल जैसी कंपनी को आपने जो है, जो लोअर थी L1 थी, L1 को हटा करके आपने निरस्त कर दिए। आपने जो टेंडर, उसकी व्याख्या पूरी ब्लैक पेपर में आपने देखी, पूरी पढ़ी, आपने पूरा देखा। तो मैं वो मामला लेता हूं कि आप कहीं ना कहीं उन चीजों के ऊपर आज भी वही परेशानियां हैं कि आपकी वित्तीय स्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं, क्योंकि अभी उन्होंने कहा कि कोयला बार से। अब आप मुझे बताइए ना कि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी केवल राजस्थान में नहीं है, बाकी जगह मुझे बताइए कहीं प्रॉब्लम है क्या? लेकिन हमारी आज जो है सब ग्रिड स्टेशन सारे मिक्स होने के बाद, आज पावर परचेज एग्रीमेंट होने के बावजूद भी आज राजस्थान की जो है आने वाली स्थिति में हमें परेशानी हो रही है, जब किसान को बिजली चाहिए। अब किसान को लगातार जो है पानी के लिए एक जो है एक आध टाइम पे बिजली चाहिए, लेकिन उसके पास बिजली नहीं मिलेगी। क्योंकि ये जो परेशानियां हैं, इन परेशानियों का एक रीजन है कि हमारी जो कंपनीज हैं, चाहे डिस्कॉम्स हो, चाहे बेसिकली उत्पादन हो, चाहे जो है प्रसारण हो, तीनों के पास हालत यह है कि उनकी वित्तीय स्थितियां इतनी गड़बड़ है कि आज पावर जनरेशन यूनिट की तो हालत यह है कि परचेज छोड़िए, उसको तो अपना एनपीए अकाउंट बचने के लिए जो है एक दिन जो है, क्योंकि एसएम जीरो में नहीं आ जाए, इसलिए लास्ट डे लास्ट मिनट पे पैसा जमा कराते हैं, और वो भी कितना इंटरेस्ट। इसी पर एक सवाल है पंकज जी, देखिए जनता तो जानना चाहती है कि ये समस्या हमारे पास, क्योंकि उम्मीद पूरी सरकार से, काम भी सरकार को करना है, रास्ते भी सरकार को निकालने, फिर चाहे 5 साल कांग्रेस की सरकार हो या 5 साल बीजेपी की सरकार हो। सवाल ये उठता है कि ऐसी स्थिति बन कैसे गई है, कहां से लापरवाही हुई है, या फिर इसकी गंभीरता से नहीं लिया गया है, या फिर आज सब कुछ ठीक है, संपन्न लग रहा है, इसलिए किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और आज ये स्थिति आ गई है कि ब्लैकआउट हो जाएगा अगर हमें हेल्प नहीं मिलती है, मदद नहीं मिलती है तो। और आश्वासन भी दिया जा रहा है कि जो भी होगा नियमानुसार वो किया जाएगा, लेकिन क्या इतना भर पर्याप्त है? देखिए श्वेता, मैंने कहा ना कि जब आप स्टेट चलाते हैं तो स्टेट को केवल जो है 5 साल सोचकर मत चलाइए,
आप स्टेट को चलाइए कि हम लगातार हम रहे या नहीं रहे, लेकिन स्टेट चलता रहे। लेकिन सरकार जो है ये काम कोशिश कर रही है कि 5 साल जो है हम 4 साल कैसे भी करके दोबारा से आने के लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हम जो है उनके जो दोहन है, फाइनेंशियल जो क्राइसिस है उसको खत्म कर दे। मैंने आपको यही कहा कि अभी जो स्थितियां बनी है, आपने कहा कि 2015 में, मुझे बताइए 2015 में उदय योजना का लोन क्यों दिया गया था? 2015 की स्थिति आपने खुद ने देखी कि जब बिजली कंपनियों को लगातार कहीं से वित्तीय जो है, भंडारी साहब बहुत क्लियर कर पाएंगे, जब कहीं से वित्तीय सहायता नहीं मिली तो जो है केंद्र सरकार ने कहा कि जो लोग पैसा है उसको जो है आपको हम पेमेंट करेंगे इसके थ्रू, और 66,000 करोड़, जब 81,000 करोड़ का पेमेंट था टोटल पावर जनरेशन कंपनी, सॉरी पावर डिस्कॉम्स का और मिला के पावर सेक्शन का, उसमें से 66,000 करोड़ का जो है वो उदय योजना में राज्य सरकार ने अपने आप भरण किया, और उसके बाद जो है 16,000 करोड़ का लोन बचा था। आज आपने वापस वही 58,000 करोड़ का लोन आपने खड़ा कर दिया, और 58,000 करोड़ का लोन नहीं, आप देखिए 58,000 करोड़ से ऊपर का लोन यदि आप मोटा मोटी 60 मान लीजिए, और ऑन एन एवरेज रेट जो कि आज जो प्राइवेट सेक्टर में जो रेट्स हैं वो 7.5% है, और जो सरकार को रेट मिल रही है सरकार की कंपनियों को वो 11% ब्याज देना पड़ रहा है, यानी कि 11। क्यों हुआ रीजन ये नहीं कि आपकी कंपनियां जो है डिफॉल्ट हैं सारी, फाइनेंस में जो भी डिफॉल्टर होगा, मैडम बहुत देखिए आज वित्त का मामला क्या है, यदि आप किसी का भुगतान वक्त पे कर देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार का बिल 2 दिन लेट हो जाता है तो आपको एलपीएस चार्जेस लगाने पड़ते हैं, अतिरिक्त चार्जेस। तो यही हाल बैंकों का है कि आप हमेशा जो है वो अतिरिक्त चार्जेस लगातार लगते हैं, और इस कारण से आपको जो है वित्तीय स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। आपको कहीं ना कहीं इनको जो है सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, और मैं बहुत मतलब विनम्रता से कहूंगा कि खास करके रामनारायण जी जो विधायक हैं कि इस सच बात को कम से कम विधानसभा में रख करके इन बिजली कंपनियों को ठीक करें, क्योंकि आपने पहले भी जो है अभी जो विधानसभा थी उसमें आपने स्पीकर साहब को ठीक कहा था, क्योंकि आप यदि सजेशन देंगे तो निश्चित रूप से जो है इस राजस्थान का भला हो पाएगा। बिल्कुल रामनारायण जी, अब क्योंकि आपने भी कहा कि धन्यवाद देना चाहिए मुख्यमंत्री को कि संकट आने से पहले वो संजीदा हुए, वो रायपुर गए, वहां पर बात भी की छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से, आश्वासन ही उन्होंने दिया है। कितना पॉजिटिव रहे, कितना सकारात्मक रहे कि जो चाह रहे थे, जो प्रदेश की जनता चाह रही, जिस तरह की मदद छत्तीसगढ़ से मिले वो मिल सके? ये हमें विश्वास करना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री जी पर्सनली छत्तीसगढ़ गए हैं तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस बारे में पूरा ध्यान दे रहे हैं। अब नियमानुसार का मतलब वो अपने तरीके से उसका कोई बायोमीडिया निकालेंगे, ये उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, मुख्यमंत्री जी उस आश्वासन से संतुष्ट है। तो लेकिन ये बिजली कंपनी के आज की नहीं है, इनको शायद ध्यान नहीं है। 1996 में भैरू सिंह जी शेखावत के टाइम पे आप भी होंगे कहीं ना कहीं, तो ये संकट बढ़ता जाता है, हर टाइम पे डेप्थ बढ़ते जा रहे हैं। और जब से बिजली वितरण कंपनियां हुई है, भारत सरकार ने जब से किया है, तब से स्थिति विकट हो गई है। इसलिए इस पर कहना है कि ये सरकार है, वो सरकार है, मुझे पता है वो सुंदर जी के टाइम भी हम थे हाउस में और डिस्कशंस हुआ है, यहाँ तक कि उन्होंने पावर हाउसेज को बेचने की कोशिश भी की है कि इससे संकट मिट जाए और प्राइवेटाइजेशन में दे दिया जाए, और वो करीब करीब तय हो गया था कि सरकार बदल गई। ये सरकार इनको बेचने की कोशिश नहीं कर रही है, इनको चलाने की कोशिश कर रही है। जहां तक कोल का सवाल है, अच्छी क्वालिटी का कोल नहीं मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भारत सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि फॉरेस्ट एरियाज में पर्यावरण का सवाल नहीं है, फॉरेस्ट एरियाज में इसको निकाल करके और माइनिंग के पर्पस से देंगे तो अच्छी क्वालिटी का कोयला है। बाकी कहीं से भी लीजिए आप, हिंदुस्तान के सभी कोल माइंस का कोयला अब घटिया स्तर का हो चुका है। इसी वजह से ये ट्रिपिंग, ये आपके पावर हाउसेस को बंद करने की स्थितियां पैदा हो रही है। पीएन भंडारी जी, अभी जिस तरह से रामनारायण जी कह रहे हैं कि वाकई में क्वालिटी खराब हो चुकी है कोयले की, क्या क्या ये जो अलग अलग तरह के रीजंस आ रहे हैं, वजह बताई जा रही है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? देखिए, ये जो इसमें कोयले में कोई स्टैंडर्डाइज करना बड़ा मुश्किल होता है। ये एक नेचुरल चीज़ है, सैकड़ों हजारों वर्षों से जो भी अंडरग्राउंड डेवलप हुआ है कोयला जहाँ जैसा है उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा। कुल मिलाकर के मैं दोनों माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि ये स्थिति राजस्थान तक सीमित नहीं है, करीब करीब देश की सभी राज्यों में विद्युत कंपनियों की स्थिति इसी तरह से खराब है। और उसका एक कारण ये है कि इनको कमर्शियल लाइंस पे कभी हमने चलने नहीं दिया। इनको हमेशा हम ये मान करके चलते हैं कि सबसे ज़्यादा उपभोक्ता है वो बिजली के होते हैं, तो हर चुनाव पे वोटर्स का जो असर होता है उसको ध्यान में रखते हुए कई तरह के राजनीतिक निर्णय समय समय पर विभिन्न राज्यों में लिए गए हैं। इसलिए करीब करीब सारे देश में सारे विद्युत मंडलों की
आर्थिक स्थिति अत्यंत ही खराब है और इस पर गंभीरता से एक लॉन्ग टर्म व्यू लेने की आवश्यकता है। केवल लोक लुभावनी योजनाओं के बनाने से मैं जब अध्यक्ष साहब विद्युत मंडल का, मैं काश्तकारोों के साथ कई घंटों तक चर्चा करता था गोष्ठियों में, और मैं उनसे यही सवाल पूछता था कि आप आरएसईबी अगर आर्थिक दृष्टि से कंगाल है तो आपकी सेवा कर सकती है, ये आर्थिक दृष्टि से सशक्त है तो आपकी सेवा कर सकती है। तो सभी काश्तकार एक स्वर में कहते थे कि नहीं साहब, आर्थिक दृष्टि से सशक्त होनी चाहिए। तो इसलिए कई बार हम लोग शॉर्ट साइटेड व्यू लेते हुए कि ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिससे कि आर्थिक दृष्टि से उसका भार बहुत अधिक डिस्कॉम पर पड़ता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म व्यू है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से, और अब जो ये सोलर और विंड एनर्जी आ रही है तो और भी ज़्यादा आवश्यकता है कि अब डिस्कॉम की हालत और भी ज़्यादा खराब होगी, क्योंकि जब भंडारी जी एक और अहम सवाल है, क्या कभी ऐसी स्थिति पहले आई है? नहीं, ये तो निरंतर, मैंने आपको कहा ना, निरंतर ये स्थिति सभी राज्यों में किसी न किसी रूप में रही है। आर्थिक दृष्टि से समूह की हालत खराब है। भारत सरकार ने जो भी योजनाएं भी लाए हैं वो उसी दृष्टि से लाए हैं कि वो पैसे चुकाने की स्थिति में नहीं। कई बार तो केवल ब्याज का भुगतान करने के लिए उनको नया लोन लेना पड़ता है। जी। तो ये स्थिति कोई ऐसे नहीं है कि राजस्थान अकेले की है, ये तो ऑल ओवर द कंट्री यही स्थिति। चलिए सर, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फैसले लिए जाएंगे और ये संकट कोई पहली बार नहीं है, दूसरे राज्य भी इसे फेस कर चुके हैं। राजस्थान अभी इस स्थिति का सामना कर रहा है, लेकिन इंतजार यही किया जा रहा है, प्रदेश की जनता इंतजार ये कर रही है कि समाधान निकले, रास्ता निकले, राजस्थान में ब्लैकआउट जैसी स्थितियां यहाँ पर ना बने और फैसले जो भी लिए जाए वो दूरगामी हो, दूर का सोच के, ना कि सिर्फ आज का सोच कर लिया जाए, क्योंकि अगर आज को ठीक भी कर लिया जाएगा तो कुछ महीनों सालों बाद फिर वैसी स्थिति बनेगी। वो हालात ना बने, इसका इंतजार और इसकी कोशिशें यहाँ पर जरूर होनी चाहिए। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।